सर डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स की जो सीरीज है उसमें ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग टीडीएस टीसीएस इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस टीसीएस के टॉपिक में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। सीरीज 1 में हम लोगों ने डिडक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, एटीसी से टीयू विथ एग्जांपल्स रिलेटेड टू एटीसीसीडी। ऐसे ही हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीरीज 2 में क्या कवर कर लिया, क्लबिंग सेट ऑफ एडवांस टैक्स और आरओआई की अमेंडमेंट्स। यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहे हैं आप, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सभी रिलेटेड लिंक्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे फॉलो करते रहो, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सर डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स सीरीज 3 कौन से अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं? फाइनेंस एक्ट 2025 के अमेंडमेंट्स नहीं कवर कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? फाइनेंस एक्ट 2024, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 की अमेंडमेंट्स, जो असेसमेंट ईयर 25-26 प्रीवियस ईयर 24-25 आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। आप कौन है? आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं। मई 25 या सितंबर 25 या जनवरी 2026, या फिर आप सीए में इंटर के स्टूडेंट्स हैं जून 25 एज वेल एज दिसंबर 25। आपने पहले यानी पिछले बैच में आपने किसी भी फैकल्टी से, मेरे या कहीं और, टीडीएस टीसीएस चैप्टर डिटेल्ड में पढ़ा हुआ है बेस्ड ऑन फाइनेंस एक्ट 2023 असेसमेंट ईयर 24-25। अब ये वाले एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो आपको इस चैप्टर को डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है कि सर बहुत सारी अमेंडमेंट्स सुनी है हमने इस चैप्टर में तो डिटेल्ड में पढ़ेंगे तभी जाके ये एग्जाम में बनेगा, ऐसा नहीं है। सर छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई हैं, 10-12 जगह अमेंडमेंट्स है, 5-6 जगह तो रेट को ही लेके, तो बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। बड़े आराम से आपने जो पढ़ा है, आपके पास जो क्लास नोट्स हैं, आपने जो पिछले बैच में कहीं भी पढ़ा हो उसको और इस अमेंडमेंट को साथ में रखिएगा और एग्जाम्स में आप अपना बैठ जाइए, अपने आप आपका एग्जाम्स अच्छा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सर डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप घबरा जाओगे कि मैं टैक्स का एग्जाम कैसे दूंगा, टैक्स में तो अमेंडमेंट्स है, मैंने तो पिछला बैच पढ़ा था, तो फिर आप दिक्कत होगी। घबराना नहीं है, अमेंडमेंट्स है तो पढ़ लेंगे, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। अगर आपका वो चैप्टर जैसे टीडीएस टीसीएस की अमेंडमेंट्स अभी पढ़ने वाले, अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ा हुआ है तो जो भी अमेंडमेंट्स आपको बताने वाला हूं बड़े आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ध्यान रखिएगा, अब जो आपका प्रीवियस ईयर है वो क्या है? 1/4/2024 से 31/3/25 है ना। कभी कभी टीडीएस के कुछ सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, हम आपके पिछले साल का टर्नओवर देखेंगे कि 1 करोड़ क्रॉस किया है कि नहीं और 50 लाख क्रॉस किया है कि नहीं। तो अब जो पिछले साल का रेफरेंस लेंगे वो क्या लेंगे? प्रीवियस ईयर 23-24, और करंट ईयर का जो रेफरेंस लेंगे वो कौन सा लेंगे? प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एक तो कि करंट ईयर कौन सा होगा आपके एग्जाम्स में, तो प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। अब कुछ सेक्शन में लिखा हुआ है कि ये सेक्शन इंडिविजुअल एचयूएफ पे टीडीएस डिडक्शन का सेक्शन तभी लगेगा जब उनका पिछले साल का टर्नओवर बिजनेस है तो 1 करोड़ क्रॉस हो और प्रोफेशन है तो 50 लाख क्रॉस हो, तो आप एक साल बढ़ा दीजिए उसमें, सिंपल। ठीक, और सर काफी सेक्शंस में तो सेम अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब अमेंडमेंट्स यहां पे क्या हुए हैं? इफेक्टिव हो रहे हैं कहीं 1 अक्टूबर 2024 से, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सर सेक्शंस में कॉन्सेप्चुअली वही है जो आप पढ़े, खाली रेट चेंज हुए हैं। जैसे 5% रेट आपने पढ़ा हर जगह, 194 DA में, 194 G में, 194 H में, 194 IB में, 194 MM में और 194 O में, सब जगह आपने क्या पढ़ा? 5%, लास्ट वाले में 1%। मोटा मोटी देखिए हर जगह रेट क्या कर दिया है, अमेंडमेंट्स करके डिपार्टमेंट ने क्या बोला, 1 अक्टूबर 2024 और उसके बाद का अगर ट्रांजैक्शन है, सर पुराना वाला भी याद रखना होगा रेट। हाँ, मान लो आप जुलाई 2024 में ट्रांजैक्शन हो रहा है और टीडीएस की बात एग्जाम में पूछी है, अमेंडमेंट कब से? 1 अक्टूबर 2024 से है। एग्जाम में क्वेश्चन किसका आ गया? जुलाई मंथ का, अगस्त मंथ का। आपको कमीशन ब्रोकरेज अगस्त मंथ में आपने सर्विसेज रेंडर्ड की है, कमीशन ब्रोकरेज मिलने वाला है, इनवॉइस रेज किए हुए, टीडीएस कटने वाला, बताओ। तो सर टाइम पीरियड जरूर देखना इस बार आप। 1 अक्टूबर के पहले के ट्रांजैक्शन हैं तो पुराने वाले रेट अप्लाई करना, 1 अक्टूबर के बाद वाले ट्रांजैक्शन हैं तो नए वाले रेट। रिड्यूस रेट है, टीडीएस का रेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया 5 से 2, 5 से 2,
5 से 2 हर जगह, ऑलमोस्ट जितने भी सेक्शंस में आप 5% पढ़ते थे ना, सब में 2% हो गया इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। मिड ऑफ द ईयर से अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ है, पुराना नया दोनों याद रखना पड़ेगा। एक सेक्शन में 1% था, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 0.1। सर इसके अलावा एक सेक्शन है जहां 5% पढ़ते हैं, 194D इंश्योरेंस कमीशन के केस में। सर इंश्योरेंस कमीशन के केस में हम 5% पढ़ते हैं सेक्शन 194D में, वहां कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है कि उस सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब सर हम लोग नोट्स पे चले जाते हैं। ये मैं क्या रेफर कर रहा हूं, वॉल्यूम 2 रेफर कर रहा हूं, 22nd एडिशन। और आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं या फिर सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं, ये बुक पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है, पूरी की पूरी बुक ही। हाँ, अलग अलग बुक के कंटेंट हैं, तो सीए वाले सीए वाली बुक रेफर करना, सीएमए वाले सीएमए वाली बुक को रेफर करना। ठीक, मैंने क्या किया है, फर्स्ट पेज में पेज नंबर सब मेंशन कर दिए हैं कि कौन कौन से पेज नंबर पे मैंने अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट दिया है। आप पेज नंबर जाओगे तो वहां आपको सेक्शंस और हाइलाइटेड पोर्शन दिखेगा, अमेंडमेंट्स भी हाइलाइटेड दिखेंगे। आप चाहो तो खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहां क्या क्या चेंज हुए हैं। ठीक है सर, यहां पर एक सेक्शन का रेफरेंस आता है, 80IAC का रेफरेंस। अब ये सेक्शन ना सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीएमए इंटर के सिलेबस में है। वहां पर एक डेट की रेफरेंस आती थी यहां पर 2024 की, उसको बढ़ा के 2025 कर दिया है, जिसका डिस्कशन मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर में कर चुका हूं डिडक्शन के रिलेटेड अमेंडमेंट्स में। तो एक रेफरेंस यहां पर मैंने हाईलाइट कर रखा है अमेंडमेंट्स का। और आगे चलते हैं पेज नंबर 3 पे। सर कोई भी मेरी अमेंडमेंट की सीरीज देखो यूट्यूब चैनल पे मेरी, अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरी बुक आपके पास होनी चाहिए, तभी ये इफेक्टिवली समझ में आएगा। हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए बस। आप किसी और भी टीचर से पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप अमेंडमेंट्स कहीं से भी ले सकते हैं, आपके पास नॉलेज मिलनी चाहिए। ठीक है, सैलरी में क्या अमेंडमेंट्स है सर, तो सैलरी में एक क्लास में क्या पढ़ते हैं कि सैलरी में टीडीएस का रेट नहीं दिया हुआ है। 192 में सैलरी पर क्या टीडीएस रेट कटेगा सर, 2%, 5, 10 रेट नहीं दिया हुआ है। क्या करते हैं इसमें सर, एम्प्लॉय की जो सैलरी इनकम होती है उस सैलरी इनकम से हम टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं, फिर टैक्स कंप्यूट करते हैं, फिर वहां से एवरेज रेट निकालते हैं, टैक्स लायबिलिटी अपॉन टोटल इनकम करके, फिर जाके निकलता है टीडीएस रेट। क्लास में सीखते हैं हम लोग। तो सर वहां पर जब आप टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं ना, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कोई और इनकम है या कोई और ट्रांजैक्शन है जहां पर टीडीएस टीसीएस हुआ है, तो आप टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालते समय जैसे एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम करते हैं सैलरी में। तो जब टोटल टैक्स लिखते हैं ना आप, उसमें आप अब टीसीएस भी माइनस कर सकते हैं, अगर कहीं भी उस एम्प्लॉय के ट्रांजैक्शन में टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो। पहले ये प्रोविजन नहीं था, बस एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है 192 में। क्या सर, एम्प्लॉय की जब हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे टीडीएस पर्पस के लिए सेक्शन 192 में, जब हम लोग टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम करते हैं तो टोटल टैक्स में हम टीसीएस माइनस कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास दूसरी इनकम है, मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं, सैलरी इनकम के अलावा एफडी इनकम भी है, तो आप उसको सैलरी इनकम में जोड़ेंगे, आपका टोटल इनकम बढ़ेगा। अब आप उसमें से मान लो आपके एफडी में कोई टीडीएस कटा है तो माइनस कर सकते हैं। साथ में ही मान लो आपने कोई 12-15 लाख की कार खरीदी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि एम्प्लॉय ने 15 लाख की कार खरीदी है, वहां उसका 1% टीसीएस है, आप यहां माइनस कर देना। टीसीएस माइनस करने के लिए पहले प्रोविजंस नहीं थे, अब आपके ईयर से इसमें टीसीएस माइनस करके हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे और फिर एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालेंगे। ये ध्यान रखना है, छोटी सी अमेंडमेंट सेक्शन 192 की। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 पे चलते हैं। सर एक तो मैंने अपनी बुक में हर पेज पे पहले, हर चैप्टर के पहले पेज पर लिख दिया पेज नंबर, उसके बाद जब आप अंदर में जाएंगे ना मेरे पीडीएफ में, तो इस तरीके से हाईलाइटेड चीज आपको दिखेगी, पता चलेगा। सर कोई अमेंडमेंट के नोट्स दे दीजिए ना, मेरे पास अमेंडमेंट के नोट्स नहीं है, बुक ही दे दी मैंने तुमको। सर मैं बुक ना दूं, बुक में हाईलाइट ना करूं, तो आप अमेंडमेंट के नोट्स देखो। सर मैंने अपनी बुक ही टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है,
आप हमारी टीम से इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी ले सकते हो। सर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जा रहे चाहते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, टीम को इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और बुक ले लीजिए। मैं पूरी बुक दे रहा हूं, हर चैप्टर के पहले पेज पर लिख दे रहा हूं कि क्या अमेंडमेंट्स हैं और अमेंडमेंट्स को इस तरीके से पीडीएफ में हाईलाइट कर दे रहा हूं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या नया आया है। अब यहां सेक्शन 193 में क्या पढ़ते हैं सर? जनरली हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में या फिर टीडीएस के 193 सेक्शन में क्या पढ़ते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पर कोई टीडीएस नहीं है उसकी इंटरेस्ट की इनकम पे, ऐसे पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर आपके पास है और आपको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है तो वहां कोई टीडीएस नहीं है, पढ़ते हैं। नॉर्मली इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी का डिवेंचर है तो वहां पर 10% का टीडीएस रेट है, ठीक है। आपका पास किसी कंपनी का डिवेंचर है, बदले में आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, तो 10% का टीडीएस है। नॉर्मली कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे टीडीएस ही नहीं है, बट उसके अंदर ना कुछ चीजें क्लास में पढ़ते थे। क्या कि सर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 8% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स में, ये नाम आपको क्लास में बोला हुआ था याद करने के लिए, और इस बार तो अमेंडमेंट्स भी है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। सर आपने क्लास में क्या पढ़ा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 8% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स में और वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है 10,000 रुपए तक तो कोई टीडीएस नहीं है। लेकिन मान लो 12,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो सीधा 12,000 पे 10% लगेगा। 2,000 पे या 12 पे? 12 पे लगेगा, लिख लो कहीं पे। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं ना तो उस फुल अमाउंट पे टीडीएस होता है, एक्स्ट्रा पे नहीं होता है, फुल अमाउंट पे होता है। सर ऐसे ही आपको क्लास में क्या बताया? 7.75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 ले रखा है और मान लो वहां पर आपको 8,000 का इंटरेस्ट आ रहा है तो कोई टीडीएस नहीं है। लेकिन मान लो आपको 13,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, 14,000 का इंटरेस्ट आ रहा है या फिर 10,500 का इंटरेस्ट आ रहा है तो पूरे 10,500 पे 10% टीडीएस, ये पढ़े। अब इसमें एक नया चीज आपको और ध्यान रखना है। अमेंडमेंट कब से है ये वाली? 1 अक्टूबर 2024 से। 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है किससे? फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 या अदर नोटिफाइड सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी। अभी हमें नोटिफाइड सिक्योरिटी की लिस्ट में नहीं जाना, आपको यह नाम याद रखना है कि अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट किसमें है? फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020, जहां से तुमको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। वो इनकम कब आ रही है? 1 अक्टूबर 2024 के बाद। अमाउंट कितने से अधिक है? 10,000 से अधिक है तो आपको वहां पर टीडीएस होगा। यानी 10,000 वाली जो लिमिट है अब 3 जगह आपको देखनी है और ये लिस्ट आगे जाके बढ़ेगी। जब जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी हम अपने नोट्स को अपडेट करेंगे, ये लिस्ट बढ़ेगी। फिलहाल ये 3 नाम याद रखने हैं कि इन 3 जगह 10,000 रुपए तक टीडीएस नहीं है, उसके बाद टीडीएस है। लेकिन 10,000 माइनस नहीं करना है। सर 8,000 का इंटरेस्ट है, नो टीडीएस। 12,000 का इंटरेस्ट है तो 12,000 पे टीडीएस होगा, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने होंगे। 8% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स, 7.75% गवर्नमेंट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018। अब एक नई अमेंडमेंट कब से? 1 अक्टूबर 2024। अब सर ये अमेंडमेंट आपके ईयर में है 1 अक्टूबर से, इसीलिए याद करना है। अब यही अगले साल डेट वेट हट जाएंगे मेरे नोट्स से। जिन बच्चों का एग्जाम 2026 में होगा, मई जून, उनके लिए ये डेट का रेफरेंस खत्म, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर उनके लिए चेंज हो जाएगा। आपके एग्जाम जो मैंने बोला सीए इंटर जनवरी 26 तक और सीए में इंटर दिसंबर 25 तक का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 24-25। आपके ईयर में 1 अक्टूबर से अमेंडमेंट है तो ये आपको डेट याद रखनी होगी। आगे चलते हैं सर। सर आगे पेज नंबर हमारा 7 पे अमेंडमेंट्स हैं। सर 7 पे क्या अमेंडमेंट्स है यहां पता नहीं चलेगा। मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जब डिम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस अमेंडमेंट को कवर कर दूंगा। क्या है सर? नॉर्मली मैं बता दूं सर, हम लोग जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यानी डिविडेंड का, नॉर्मली क्लास में क्या पढ़ते हैं? डिविडेंड पे टीडीएस है, 10% का रेट है। सेक्शन कौन सा है? 194। डिविडेंड इंक्लूड्स डिम डिविडेंड ऑल्सो। सर डिविडेंड आपका इंटरिम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो या आपका डिम डिविडेंड हो, 222 ए बी सी डी ई, 5 तरह के डिम डिविडेंड, 222 ए बी सी डी ई, ये हम लोग क्लास में कहां पढ़ते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब वहां क्या हुआ है? एक छठा कैटेगरी आ गया है, 222 एफ। डिविडेंड की पहले 5 कैटेगरी होती थी,
आपके ईयर में अब डिम डिविडेंड की 6 कैटेगरी हो गई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको 222F का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे की अमेंडमेंट लेक्चर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर से रिलेटेड होगी उसमें कराऊंगा, तो उसमें आपको ये पूरा कवर भी हो जाएगा। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो यहां पर क्या ध्यान रखो, जो छठी कैटेगरी आई है ना डिम डिविडेंड की F, वहां भी टीडीएस है कितना 10%। सेक्शन कौन सा 194। सर 222A B C D E इन सब पे तो टीडीएस था ही। एक नई कैटेगरी आई है डिम डिविडेंड की F, उस पे भी 10% का टीडीएस है सेक्शन 194। इतना सा याद रखना है फिलहाल यहां। अब आगे इंतजार करना, क्योंकि 222F जो ये नया कॉन्सेप्ट है बायबैक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्लास में पढ़ते थे बायबैक पे कोई डिविडेंड नहीं का कॉन्सेप्ट चलेगा, अब आ गया कि बायबैक पे डिम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट चलेगा। उसके चलते कैपिटल गेन के भी कुछ सेक्शंस में फेर बदल हुए हैं, तो वो आधा 1 घंटे का अलग से लेक्चर आएगा, उसमें मैं कवर करा दूंगा। ये अमेंडमेंट्स अपने आप उस पर अप्लाई हो जाएगी। जब सर 222 ABCDE पे अप्लाई होता है टीडीएस, तो F पे भी अप्लाई होगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं सर। 7 नंबर पेज पे कवर हो गया, 12 नंबर पेज पे चलते हैं। 12 नंबर पेज पे सर यहां पर छोटा सा पॉइंट, एक क्लैरिफिकेशन बोल के ऐड हुआ है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन 194J में जा रहा है और वहां टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो उसको 194C में ना लेके आए। बहुत सिंपल, कन्फ्लिक्ट खत्म कर दिया। सर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती थी कि कोई पेमेंट है उसको 194J में लेके जाए या 194C में लेके जाए, तो प्रायोरिटी 194J ही होती थी कि J में जा रहा है तो J में लेके जाओ और वहां टीडीएस डिडक्ट करो। लेकिन कुछ लोगों को ना लालच हो जाती थी 1% और 2% की, कि सर यहां रेट टीडीएस का रेट ना 1 और 2% है, 194J में कहीं कहीं 10% है। तो गवर्नमेंट ने ना एक रेफरेंस दे दिया कि ऐसा कोई पेमेंट जिस पर तुमको टीडीएस विथहोल्ड करना है, वो अगर 194J में जा रहा है तो वहीं ले जाओ, वहीं टीडीएस विथहोल्ड होगा, 194C में मत लेके आओ। बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ऐड हुआ है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 13। सर मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, 194D में भी 5% का रेट है, लेकिन वहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। इनफैक्ट वहां 2 रेट है, 5 और 10। 10 के लिए मैंने क्लास में बोला हुआ था कि जनरली ये 10% आपको कहीं नोट्स वोट्स में नहीं मिलेंगे, बट यहां 2 कैटेगरी है। इंश्योरेंस कमीशन आप किसको दे रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं तो रेट अलग है, अदर देन कंपनी को दे रहे हैं तो रेट अलग है। यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट किस में है 194DA में। क्या रेट है सर, पहले 5 था अब 2 हो गया। तो सर कौन सा याद रखें, दोनों याद रखना होगा। अगर तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी कब हो रही है, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, और वहां पेमेंट मिल रही है, तो आप पुराना रेट लगाना 5%। नहीं सर मेरी तो मैच्योरिटी कब हो रही है, जनवरी में, फरवरी में, तो नया रेट लगाना 2%। बस या तो 5 लगेगा या 2 लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, कोई मंथली पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सर मंथली पेमेंट वाला सेक्शन होता ना, तो फिर सितंबर तक 5 लगता और सितंबर के बाद 2 लगता। यहां ऐसा तो है नहीं। क्या तो तुम्हारी पॉलिसी का पेमेंट पहले आ रहा होगा, या अमेंडमेंट से पहले या अमेंडमेंट के बाद आ रहा होगा। आप पुराना रहे तो 5 लगाना, नया रहे तो 2। यहां भी डेट क्या है 1 अक्टूबर। 194DA पेज नंबर 13 कंप्लीट। 14 में चलते हैं सर। 14 में भी यहां पर रेट क्या हो गया है सर, लॉटरी टिकट बेचने पे कमीशन पे पहले रेट था 5, अब कितना हो गया 2, डिपेंडिंग अपॉन द डेट, पुराना या नया, इसका ध्यान रखना आप एग्जाम में। सर 194H में भी अमेंडमेंट है पेज नंबर 15 में। हाँ सर, ये मैंने पहले यहां पर आपको मेंशन कर दिया था कि इतने सारे सेक्शन में रेट को रिड्यूस किया गया 1 अक्टूबर से। समरी ये मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी। सर यहां भी क्या हुआ है, कमीशन ब्रोकरेज पे। सर कमीशन में खाली क्या ध्यान रखना है, क्लास में मैं बोलता हूं कमीशन के 3 सेक्शन है, तो नॉर्मली 5% रेट में याद कराता हूं क्लास में। एक जगह 5, अब बाकी 2 जगह 5 से कितने आ गए 2। एक इंश्योरेंस कमीशन, एक अभी लॉटरी टिकट को बेचने का कमीशन, एक नॉर्मल सेक्शन कमीशन का, कमीशन ब्रोकरेज का, ठीक है, वो दोनों स्पेशल हो गए। एक जगह अमेंडमेंट्स है, एक जगह अमेंडमेंट्स नहीं है, यहां अमेंडमेंट्स है रेट को लेके। प्लीज ध्यान रखना 194D इंश्योरेंस कमीशन वाले सेक्शन में कोई अमेंडमेंट रेट को लेके नहीं हुई है, वहां 5 ही रहने देना, ये ध्यान जरूर रखना। ऐसे नहीं सोचना है कि 5 का 2 हो गया हर जगह, एक शॉर्टकट देते हैं 5 का 2 कर देना एग्जाम में हर जगह, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा।
पेज नंबर 15 के बाद पेज नंबर 19। सर यहां पर क्या अमेंडमेंट्स हुई है? तो सर जनरली हम अपना जब घर बेचते हैं, तो खरीदने वाला जब पेमेंट करेगा तो खरीदने वाला पेमेंट टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं, हम लोग इसको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि बेचने वाला जो घर बेच रहा है उसको बेचने वाला कैपिटल गेन में जाएगा, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सर पिछले बैच के टीडीएस की सारी लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख भी लेना। 194 IA के इस टीडीएस के कॉन्सेप्ट को मैं कैपिटल गेन से मिक्स करके पढ़ाता हूं, प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से मिक्स करके पढ़ाता हूं। खरीदने वाला पे गिफ्ट का प्रोविजन लग सकता है, बेचने वाले पर कैपिटल गेन। ठीक, उसके अलावा एसडीवी का कॉन्सेप्ट मिक्स करके बेचने वाले पर 50C का कॉन्सेप्ट लगेगा कैपिटल गेन में, खरीदने वाले पर गिफ्ट के प्रोविजंस लगेंगे, प्लस खरीदने वाला पेमेंट करते समय टीडीएस का भी कंप्लायंस करेगा। अगर कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख या 50 लाख के बराबर है, अधिक है, तो अगर 50 लाख से कम है तो टीडीएस का कंप्लायंस नहीं करना। ठीक है, 50 लाख से कम है तो टीडीएस का कंप्लायंस नहीं करना। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ज्वाइंट ओनरशिप में। सर मैंने जो मकान बेचा है ना वो ज्वाइंट ओनरशिप में था। मान लो मैं और मेरी वाइफ ज्वाइंट ओनरशिप में मकान रखे थे, को ओनरशिप में, ज्वाइंट ओनरशिप में बेचा, 60 लाख रुपए आए, 30 लाख मुझे, 30 लाख मेरी वाइफ को, तो 50 लाख से कम हो गए, टीडीएस नहीं होता था। तो यहां पर डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को खत्म करके बोला गया कि भाई को ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में हम एग्रीगेट देखेंगे, हम पर ओनर वाइज नहीं देखेंगे। एक मकान के 3 मालिक हैं तो अब हर पर अलग अलग 50 लाख की लिमिट नहीं लगाएंगे, हम ओवरऑल एग्रीगेट देखेंगे कि मकान कितने में बिक रहा है, 50 लाख और मोर, या फिर उसकी एसडीवी कितनी है, और अकॉर्डिंगली टीडीएस का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या बोलता है? अमेंडमेंट कब से आई है? 1 अक्टूबर 2024 से। कहता है वेयर देयर इज मोर देन वन ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, दोनों तरफ पेमेंट करने वाला, यानी सर मेरा एक मकान था मेरा 1 करोड़ का, और मैंने 4 लोगों को बेच दिया, तब 4 लोग 25-25 लाख रुपए देंगे। अब वो बोलते हैं क्या हम तो 50 लाख और उससे हम तो 50 लाख से कम पेमेंट दे रहे हैं, हम क्यों टीडीएस काटें? सर क्या तो बेचने वाला 2 लोग हो सकता है 2 लोग के होके हम 40-40 लाख को स्प्लिट कर दें, खरीदने वाला 2 लोग हो तो भी है ना, वो 80 लाख को स्प्लिट कर देगा 40-40 में। मान लो मैंने अपना मकान बेचा, खरीदने वाले तुम और तुम्हारी वाइफ, अब तुम दोगे 40 लाख, तुम्हारी वाइफ देगी 40 लाख, अब ये अमाउंट तो 50 लाख से कम है, टीडीएस का कंप्लायंस ही नहीं करते थे कोई, तो गवर्नमेंट ने अमेंड करके क्या बोला? मोर देन वन ट्रांसफरर हो या ट्रांसफरी हो in respect of any immovable property, then consideration shall be the aggregate of the amount paid or payable by all the transferee to the transferor or all the transferor for the transfer of such immovable property। यानी आप जो ये 50 लाख की लिमिट देखेंगे ना, ये एग्रीगेट करके देखेंगे। अगर बेचने वाले 3 लोग हैं, तीनों को अलग अलग पेमेंट जा रही है, तो एग्रीगेट करके देखो कि वो 50 लाख टच किया कि नहीं किया। बेचने वाले 2 लोग हो, 3 लोग हो, खरीदने वाले 2 लोग हो, 3 लोग हो, आपको बायर साइड से भी एग्रीगेट करके चेक करना है और या फिर सेलर साइड से एग्रीगेट करके चेक करना है टू डिसाइड कि हम टीडीएस डिडक्ट करें या ना करें। मैंने एग्जांपल क्या दिया? मैं और मेरी वाइफ मिलके एक मकान 80 लाख रुपए में बेच रहे हैं सिंगल बायर को। अब वो क्या कर रहा है? 2 चेक बना रहा है, एक 40 लाख का मेरे नाम पर और एक मेरे वाइफ के नाम पे। तो वो बोलेगा सर पेमेंट तो मैंने 50 लाख से कम की है, टीडीएस नहीं काटेंगे पर पर्सन। तो गवर्नमेंट बोलती है पर पर्सन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहां पे हम पर प्रॉपर्टी देखेंगे, एज पर प्रॉपर्टी देखेंगे, एग्रीगेट करेंगे। अगर बायर 2-3 है और अलग अलग पेमेंट कर रहे हैं तो वहां एग्रीगेट करके देख लो, और सेलर 2-3 है अलग अलग चेक ले रहे हैं तो वहां एग्रीगेट करके देख लो। जैसे ही 50 लाख और उससे ज्यादा टच हो, टीडीएस विथहेल्ड कर लेना। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अमेंडमेंट 1 अक्टूबर 2024 से। इसी के नीचे एक अमेंडमेंट आ गई, कौन सी? सर वो जो अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है, आपका पिछले साल 1 करोड़ या 50 लाख की रिसीट क्रॉस नहीं कर रही है, या बिजनेस नहीं है आप, लेकिन किराए के मकान में रहते हैं और किराया 60,000 रुपए पर मंथ है, किराया 50,000 से ज्यादा का है, 60,000 रुपए पर मंथ, 70,000 रुपए पर मंथ। अच्छा, इस सेक्शन में क्या है? टीडीएस कब कटता है? आखिरी में, मार्च में कटता है।
तो सर हमेशा अगर मान लीजिए आपने मकान मार्च में जाके मकान नहीं छोड़ा, सर आप किराए के मकान में रहते हैं, 60,000 रुपए पर मंथ, टीडीएस कटेगा इस सेक्शन में? कटेगा। अब नया रेट लगाया पुराना रेट, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पर मंथ टीडीएस नहीं कटता है, आखिरी महीने के रेंट पे पूरे साल भर का टीडीएस कटता है। आखिरी महीने की रेंट पे, आखिरी महीना कौन सा होगा, मार्च 2025, रेट कितना लगाएंगे, 2%। सर फिर 5% तो लगेगा ही नहीं? लग सकता है। कैसे सर? मान लो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में तुमने मकान छोड़ दिया, पुराना रेट लगेगा। सर ये वाला जरूर ध्यान रखना, हो सकता है तुमको एग्जाम में घुमा दे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछते समय। 194 IB, ठीक है। मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है, रेंट के मकान में रहता है, कितने रुपए रेंट दे रहा है, 60,000 रुपए पर मंथ। सर 1/4/2024 से वो रह रहा है। सर वेकेटेड द प्रॉपर्टी, वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 जुलाई 2024, अमेंडमेंट से पहले। तो अब टीडीएस हर महीने नहीं कटता इस सेक्शन में। कैसे कटता है टीडीएस सर? 60,000 रुपए पर मंथ, विकेट किया जुलाई में, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, और इंटू 5%, पुराना वाला रेट लगेगा, ओल्ड रेट। अब इसमें मान लो तुमने विकेट किया है कब, वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 2024, तो अब कैसे सर टीडीएस लगेगा? कुछ महीने पर 5, कुछ महीने पर 2? नहीं, प्लीज ये ध्यान रखना, हो सकता है इंस्टीट्यूट तुम्हें यहां पे घुमा दे, बेवकूफ बना दे। यहां पुराना रेट कैसे काम करेगा और नया रेट कैसे काम करेगा? हम किसकी बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल या एचयूएफ जो 194 आई में नहीं जा रहा है। आई में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सर उसका कोई बिजनेस नहीं, उसका कोई प्रोफेशन नहीं, और है भी तो वो जो रिसीट का टर्नओवर लिमिट है 50 लाख और 1 करोड़, उससे कम है। बट मकान किराए में रहता है, वो 50,000 से ऊपर का रेंट दे रहा है। आप किराए के मकान में रहते हो विद फैमिली, 50,000 से ऊपर का रेंट है, तो 194 IB लगेगा, और आपको आखिरी महीने मार्च में टीडीएस काटना होगा। लेकिन मार्च तक तो रह ही नहीं रहे, क्लास में क्या पढ़ते हैं, मार्च तक। सर अगर मार्च तक रहेंगे तो 12 महीने की रेंट पे 2%, और अभी अगर मान लो जुलाई तक प्रॉपर्टी खाली कर दिए तो सर जुलाई तक का रेंट कितना, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के रेंट पर 5%। पेन नंबर दोगे तो 5%, नहीं दोगे तो 20%, फिर वो लास्ट मंथ की रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब क्लास में पढ़ते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, ठीक। सर अगर प्रॉपर्टी हमने विकेट कर दी दिसंबर में, तो कैसे करोगे, कुछ महीने के लिए 5 और कुछ महीने के लिए 2? नहीं, दोस्तों को जरूर बताना, 60,000 रुपए पर मंथ इंटू 9 मंथ, और सीधा इंटू 2%। सर प्रॉपर्टी खाली नहीं किए तो, नो वैकेंसी, नॉट वेकेंट। सर प्रॉपर्टी खाली ही नहीं किए तो ये तो और इजी है, 60,000 रुपए पर मंथ इंटू 12 महीने और इंटू 2%। सर इस सेक्शन में एक ही बार टीडीएस कटता है, आखिरी महीने में, या तो मार्च में कटेगा या जिस दिन तुम प्रॉपर्टी खाली करोगे उस दिन कटेगा। अब अमेंडमेंट के पहले प्रॉपर्टी खाली कर रहे हो तो पुराना रेट, अमेंडमेंट के बाद खाली कर रहे हो तो पूरे महीने की सैलरी में स्टार्ट टू एंड नया वाला रेट लगेगा। आप ऐसे नहीं करना इस केस में, इस केस में ऐसे नहीं करना कि सर मैं 60,000 पर 6 महीने के लिए 5% लगाऊंगा और फिर 60,000 रुपए पे 3 महीने के लिए मैं 2% लगाऊंगा। ऐसे नहीं करना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने और उसके पहले 6 महीने पर 5% पुराना वाला रेट। प्लीज ये काम मत करना, लिखवा दूंगा, डोंट वरी। फंडा समझ गए आप? 194 IB का ध्यान रखना, क्लास में बताता रहता हूं, ओवरलैपिंग है। 194 I पहले देखना और उसके बाद 194 IB में आना। जैसे आगे एक सेक्शन है 194 M, वो पीछे के 3 सेक्शन से कनेक्टेड है। 194 C में नहीं जा पा रहे हो तो एक बार चेक कर लो 194 M, ऐसे करके क्लास में कनेक्ट करता हूं, आप क्लास नोट्स देखना, याद आ जाएगा। I नहीं लगेगा तो IB लग सकता है, IB की अपने कंडीशन है, ठीक है। और सर ये बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, बायर या सेलर, मल्टीपल बायर मल्टीपल सेलर हो तो प्लीज एग्रीगेट करके लिमिट देखना 50 लाख टच किए हो कि नहीं। और बाकी क्लास में तुमको मैंने गिफ्ट के प्रोविजंस भी करवाए, कैपिटल गेन के प्रोविजंस भी कराए, वो सब देख लेना। एग्जाम में कभी कभी 5-6 मार्क्स से पूछ देता है वो। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 19 के बाद 25 पे अमेंडमेंट है। क्या चीज की अमेंडमेंट है सर? रेंट को लेके, रेट को लेके 5% का रेट यहां भी 2% कर दिया गया। और यहां 3 सेक्शन का रेफरेंस आता है, क्लास में बताता हूं। एक आपका 194C का रेफरेंस आता है,
एक 194H का जाता है और एक 194J का जाता है। मतलब अगर C, H या J नहीं लग रहे हैं, क्यों सर, क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि वही इंडिविजुअल HUF या तो बिजनेस प्रोफेशन नहीं चला रहे हैं, और चला रहे हैं तो उनका वहां पे टर्नओवर 50 लाख 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वो नेचर की पेमेंट यहां कवर हो सकती है 194M में, जहां रेट कितना था 5, अब कितना है 2। दोनों रेट एग्जाम में अप्लाई करना है। देख लो पेमेंट कौन से मंथ से रिलेटेड है। अमेंडमेंट से पहले वाले मंथ से रिलेटेड की पेमेंट है तो पुराना रेट, अमेंडमेंट के बाद वाला मंथ है तो नया रेट। सर हम लोग क्लास में पढ़ते ना कॉन्सेप्ट डेट ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर को टीडीएस विथहोल्ड करना होगा, देख लेना भाई। क्लास में पढ़ते हैं, कुछ सेक्शन में डेट ऑफ पेमेंट देखते हैं और कुछ सेक्शन में क्या देखते हैं, डेट ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पहले ट्रांजैक्शन पढ़ना, फिर देखना कि उसका डेट ऑफ डिडक्शन कहां फॉल कर रहा है, अमेंडमेंट से पहले या अमेंडमेंट के बाद, अकॉर्डिंगली वो रेट लगाना। ठीक है सर, मंथली हर महीने पेमेंट आ रही है सर ब्रोकरेज की हर महीने पेमेंट जा रही है 194H की। अभी हमने 194H पढ़ा, ब्रोकरेज पे 5% से रेट कितना हो गया 2%। 194H सर हर महीने पेमेंट ड्यू हो रही है, ब्रोकरेज और कमीशन की हर महीने पेमेंट ड्यू हो रही है। टीडीएस कब काटना है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और हर महीने टीडीएस हर महीने पेमेंट ड्यू हो रही है तो हर महीने में सितंबर तक 5% लगाना और अक्टूबर नवंबर 2% लगाना। यहां पर आप मंथ वाइज लेके चलना, ठीक है। लेकिन 194IB में मंथ वाइज लेके चलेंगे नहीं सर, आखिरी में देखेंगे कि वो महीना कब है जब तुम मकान छोड़ रहे हो, नहीं तो मार्च, और पूरे महीने पर रेट लगेगा या तो पुराना वाला या नया वाला। तो वो प्लीज ध्यान रखना, ये यूनिक केस है, ये 194IB एक यूनिक केस है, प्लीज ध्यान रखना। हो सकता है इंस्टीट्यूट पूछ ले यहां पर क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टीट्यूट देखो, इंस्टीट्यूट तुम्हें पास कराने के लिए नहीं क्वेश्चन फ्रेम करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं। इंस्टीट्यूट का हमेशा क्या टारगेट है कि तुमको ऐसे क्वेश्चनों में फंसाएं, कंफ्यूज करें कि तुम मार्क्स कम स्कोर करो और फेल करो। सर 10-12% रिजल्ट आना है, 100 बच्चे अपियर कर रहे हैं तो उनमें से 10, 12, 15 बच्चे को पास करना है, तो क्या तुम्हारे फेवर में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन सेट करेगी? कभी नहीं करेगी। वो तो चाहेगी तुम कंफ्यूज करो, तुम गलती करो, ओ गलती हो गया यार, इस बार तो गलती हो गया, अगली बार देख लेंगे। चाहती है तुम अगली बार अटेम्प्ट दो। इंस्टीट्यूट किसी का सगा नहीं है, सीधी सी बात है। वो उससे एक कदम आगे तुमको सोचना है, ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना। 25 नंबर पेज के बाद 30 नंबर पेज में क्या अमेंडमेंट है सर? 30 नंबर पेज में वही 194O ई कॉमर्स ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अगर आप परचेज सेल कर रहे हैं तो यहां पर एक टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ता है ऑनलाइन पोर्टल वालों को। रेट कितना था पहले 1%, अब घटा के कितना कर दिया 0.1। क्लास में जो चार्ट पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, वो सब एज इट इज अप्लाई कर देना। खाली रेट को आप डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजैक्शन किस महीने हो रहा है उसके हिसाब से रेट ट्विस्ट कर देना, ठीक है। पेज नंबर 30 हो गया। पेज नंबर 34 सर यहां क्या आया, 194Q में रेट में कोई चेंज नहीं है, रेट वही है 0.1%, ठीक है, रेट वही है 0.1%। लेकिन यहां पर क्या है, हम लोग 197 में एप्लीकेशन देके लोअर रेट या नील रेट का ऑर्डर नहीं ले सकते थे। अब यहां ऑप्शन आ गया कि तुम यहां भी, तुमको लगता है 0.1% का जो टीडीएस रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो तुम यहां भी नील या लोअर रेट का ऑर्डर ले सकते हो असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन देके। कौन से सेक्शन में? 197 में। रेट में कोई चेंज नहीं है। 197 में एप्लीकेशन का ऑप्शन पहले नहीं था, अब आ गया 194Q के लिए। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना इसको। पेज नंबर 34 कंप्लीट। 49 बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, इसके लिए आपको कोई नए बैच में जाने की जरूरत नहीं है। और सर नए बैच का टीडीएस टीसीएस का फुल लेक्चर का एक्सेस दे दीजिए, काफी सारी अमेंडमेंट्स है, सुने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खाली सारे एग्जांपल्स में प्रीवियस ईयर के रेफरेंस चेंज कर लो, टाइम पीरियड देख लो कौन सा है, नया वाला है या पुराना वाला, अकॉर्डिंगली रेट चेंज कर लो। और एक जगह कंफ्यूजन थी वो रेंट वाले में, वो तो मैंने एग्जाम्पल ही क्लास के अंदर दे दिया तो कंफ्यूजन खत्म, ठीक। पेज नंबर 49 सीधा, पेज नंबर 49
मोटा मोटी अब सारे सेक्शन खत्म हो गए हैं। पेज नंबर 34 अभी अभी हम लोग कर लिए ना, 34 कर लिए। 34 के बाद सीधा पेज नंबर 49 पे अमेंडमेंट्स है। अच्छा, पिछले बैच की यानी अमेंडमेंट से पिछले, अमेंडमेंट तो अभी हो रही है। हम लोग कौन सा बुक रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? 22nd एडिशन, 22nd एडिशन बुक रेफर कर रहे हैं जिसमें अमेंडमेंट की बात चल रही है। तो जो इसकी पहले वाली बुक है 21st एडिशन, उससे के टीडीएस टीसीएस के 6 लेक्चर, 6 के 6 लेक्चर मेरे यूट्यूब पे है। मान लो आपका एग्जाम अभी नहीं है, नॉलेज पर्पस के लिए आप टीडीएस टीसीएस की मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पे पिछले बैच के 6 लेक्चर अटेंड कर लीजिए और ये अमेंडमेंट लेक्चर देख लीजिए, हो गए अपडेट। पेज नंबर 47, 48, 49। 49 में वही 197 सेक्शन के अंदर काफी सारे सेक्शन का रेफरेंस था, एक सेक्शन का रेफरेंस और जुड़ गया, कब से? 1 अक्टूबर 2024 से। पेज नंबर 49 भी कुछ खास नहीं। 52 सर क्या कहता है? टीडीएस को हम आपकी इनकम मानेंगे, जो आपका अमाउंट, टीडीएस को हम इनकम मान के इनकम साइड में जोड़ते हैं। देखो, किसी इनकम पर टीडीएस कटता है, मान लो 60,000 की इनकम थी, टीडीएस कट के 10% आपको मिला 54,000, तो हम लोग क्लास में क्या करते हैं? 54,000 में टीडीएस का अमाउंट जोड़ के फिर उसको इनकम में दिखाते हैं और फिर एक और क्या करते हैं? टोटल टैक्स में से टीडीएस को माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहां अमेंडमेंट क्या आई है? बोलता है कि आपका टीडीएस अगर इंडिया के बाहर कटा है, इंडिया के बाहर कोई इनकम आ रही है आपको, तुम कौन हो? तुम आरओआर हो। हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ते हैं, आरओआर की ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, पढ़ते हैं ना। मान लो तुम आरओआर हो और या फिर तुम है ना आरएनओआर हो, व्हाटएवर जो भी है। सर इंडिया में तुमको बाहर की इनकम पर टैक्स देना है और बाहर की इनकम पर टीडीएस कटा है बाहर की कंट्री में, तो ये अमेंडमेंट्स डिस्प्यूट को खत्म कर दे रहा है। बोल रहा है कि आप जो बाहर जो आपका टैक्स कटा है किसी इनकम पे, बाहर अगर आपका, इंडिया के बाहर अगर किसी कंट्री में आपका किसी इनकम पर टैक्स कटा है तो आप उस पहले इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करो, इंक्लूडिंग वो टीडीएस, ग्रॉस अप करना जिसको क्लास में बोलते हैं, और फिर आप इंडिया में उस टीडीएस का, जो बाहर आपने टीडीएस पे किया है, उसका रिलीफ ले लो। कैसे? टोटल टैक्स में माइनस करके। देखो रिलीफ कैसे लेते हैं बाहर के टैक्स का, वो सब सेक्शन फाइनल में है, इंटर में नहीं है। सेक्शन 90, सेक्शन 91 की रिलीफ बोलते हैं उसको, यूनिलैटरल रिलीफ, बायलैटरल रिलीफ बोल के हम लोग फाइनल की क्लास में पढ़ते हैं उसको। उस समय तो जाना नहीं है, खाली क्या ध्यान रखना है, अगर तुम्हारी बाहर कोई इनकम हुई है जिस पर इंडिया में टैक्स लगने वाला है और बाहर की कंट्री में तुमने टैक्स पे किया है, तो उस इनकम जो मिली है तुमको बाहर से, उसमें बाहर वाला टैक्स जोड़ो और इंडिया में ग्रॉस करके उसको इनकम दिखाओ। उसके बाद अब बाहर वाले टैक्स का भी इंडिया में टोटल टैक्स में रिलीफ ले लो, बस इतना ही है। All sum deducted in accordance with the foregoing provision of this chapter and income tax paid outside India by way of a deduction in respect of the SECs allowed a credit against tax payable under this act shall be for the purpose of computing the income be deemed to be the income received। बाहर तुम्हारा टीडीएस कटा है, तुम उसको इंडिया के टोटल टैक्स में से माइनस करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन पहले उसको इनकम कंसिडर करो। इंडिया में करना तो पड़ेगा ही ना, टीडीएस कटता है तो उसको इनकम कंसिडर करते हैं, चाहे वो टीडीएस इंडिया में कटा हो या इंडिया के बाहर कटा हो। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। पेज नंबर 52 का अमेंडमेंट कवर 53। सर 53 तुमसे नहीं पूछना चाहिए, तुम्हारे इंटरमीडिएट लेवल पे जनरली ये सब नहीं पूछता है, फिर भी क्या होता है, टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न जाती है। सर हम लोग इनकम टैक्स में क्या पढ़ते हैं? मंथली एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इनकम टैक्स में आपकी जब इनकम पर आप रिटर्न फाइल करते हो मार्च के बाद, तो पूरे 1 साल की आप रिटर्न फाइल करते हो इनकम टैक्स वाली, ठीक, जिसमें आप टैक्स पे करते हो और अपना रिटर्न फाइल करते हो। ये कौन सी रिटर्न है? ये टीडीएस रिटर्न है, डिडक्टर को फाइल करनी पड़ती है क्वार्टरली। क्या क्लास में पढ़ते हैं? हर महीने जो टीडीएस काटोगे उसको अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करोगे और हर क्वार्टर में तुमको टीडीएस से रिलेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी। कौन फाइल करेगा? डिडक्टर। अच्छा, उस रिटर्न में अगर कोई एरर हो गया है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो, यानी रिवाइज भी कर सकते हो। सर रिवीजन पे पहले लिमिट नहीं थी, अब लिमिट आ गई है 6 साल की। सर कहता है नो करेक्शन स्टेटमेंट, यानी तुमने जो टीडीएस की रिटर्न फाइल की है अब उसको तुम रेक्टिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अब एक टाइम लिमिट के साथ। नो करेक्शन स्टेटमेंट यानी टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज
ये करेक्शन स्टेटमेंट क्या है? टीडीएस रिटर्न का रिवीजन। जैसे हम लोग रिटर्न चैप्टर में पढ़ते हैं ना, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, सेक्शन 139(4), 139(5), ये टीडीएस रिटर्न का रिवीजन है। बोलता है नो करेक्शन स्टेटमेंट शैल बी डिलीवर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टीडीएस टीसीएस क्वार्टरली स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड। सर जिस ईयर से रिलेटेड तुम्हारी टीडीएस टीसीएस की रिटर्न जानी थी, ठीक है, आपने जमा कर दी, अब उसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं क्योंकि उस रिटर्न में कुछ गलती हो गई थी, तो पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अब इसमें 6 साल की लिमिट आ गई है। 6 साल की लिमिट आ गई है। बहुत सिंपल, नो करेक्शन स्टेटमेंट शैल बी डिलीवर्ड। तुम फाइल नहीं कर सकते कब तक? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच तुम्हारा टीडीएस टीसीएस क्वार्टरली रिटर्न तुमको डिलीवर करना था। और टीडीएस टीसीएस रिटर्न क्वार्टरली हम डिलीवर कब करते हैं? हर क्वार्टर खत्म होने के बाद ड्यू डेट यहां पे दे रखा है। अब मार्च वाले में तुमको अगले फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर करना है 31 मई, तो इसके एंड से 6 साल आगे जाना और वहीं तक तुम उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। बाकी तो सेम ईयर में ही जाता है, जून का जुलाई, सितंबर का अक्टूबर, दिसंबर का जनवरी। तो सर जनवरी का एंड क्या होगा? मार्च से 6 साल आगे फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में तुम पहली बार अपना टीडीएस का क्वार्टरली रिटर्न डिलीवर करने वाले थे, उसके एंड से 6 साल तक का ही टाइम है। उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 साल तक का ही टाइम है उसको करेक्शन करने का। पहले यहां कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अब टाइम लिमिट आ गई है। 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू वेर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द टीडीएस रिटर्न, ओरिजिनल वाला, पहला वाला। ठीक, करेक्शन स्टेटमेंट का मतलब सर मुझे टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज करना है, कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। 6 साल की टाइम लिमिट आ गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। पेज नंबर 54। सर यहां पर पहले हम लोग जो क्लास में आप पढ़ते थे कि एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाओगे, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% और 1.5% का, टीडीएस काट के जमा नहीं किए 1%, टीडीएस नहीं काटे तो 1% और काट के जमा नहीं किए तो 1.5%। क्लास में मैं पढ़ाता भी हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराता हूं, 4 मार्क्स का यहां क्वेश्चन भी दे रखा है। अब ये जो प्रोविजन थे ना, इसमें लिखा हुआ था कि ये प्रोविजन कब अप्लाई होंगे? रेसिडेंट पेई के केस में। मतलब रेसिडेंट पेई के केस में टाइम लिमिट थी और एनआर के केस में टाइम लिमिट नहीं थी। ऐसा था कि मतलब एसएससी इन डिफॉल्ट बनाने के लिए एक टाइम लिमिट थी इसके अंदर। देखो तुमने अगर टीडीएस का कंप्लायंस नहीं किया है तो हम तुम्हें एसएससी इन डिफॉल्ट बनाएंगे, फिर हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। अब इस पर एक टाइम लिमिट थी, वो टाइम लिमिट नॉन रेसिडेंट पे अप्लाई नहीं होती थी क्योंकि यहां रेसिडेंट लिखा हुआ था। अब रेसिडेंट को हटा के यहां पे क्या लिख दिया? एनी पर्सन। मतलब अब टाइम लिमिट चाहे पेई जिसको पैसा मिल रहा था टीडीएस काट के, वो चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, टाइम लिमिट लगेगी। कहता है नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन deeming a person to be in SSC in default for failure to deduct the whole or part of any tax from any person from a person resident in India at any time after the expiry। तो यहां पर वर्ड था रेसिडेंट पर्सन, अब यहां पर आ गया एनी पर्सन। बस ठीक। हम लोग, मैंने आपको क्लास में यहां पर लिखाया था कि ये जो है ना, ये जो टाइम लिमिट है काम नहीं करेगी अगर आप है ना काइंड वाले टैक्स को अपनी जेब से जमा कर रहे हैं, या नॉन मॉनिटरी परक्यूट्स वाला टैक्स जमा कर रहे हैं, या फिर आप एनआर से रिलेटेड पेमेंट पे टीडीएस का कंप्लायंस करना चाह रहे हैं। तब एनआर वाला पॉइंट हटा देना। और टाइम लिमिट पहले 7 साल थी, अब 6 साल कर दी है यहां पे। इस पे मैंने एक टाइम लिमिट कैलकुलेट करना भी तुमको सिखाया था, बोला था ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसका मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था। तो 7 की जगह 6 कर देना, और रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट टाइम लिमिट दोनों जगह काम करेगी। बस इतना ध्यान रखना है। पेज नंबर 54 कंप्लीट। अब एक छोटा सा अमेंडमेंट है टीसीएस में। क्या अमेंडमेंट है सर टीसीएस में? वो अब यूज भी नहीं है आपके लिए। सर यहां पर कार के केस में, मोटर व्हीकल के केस में हम लोग पढ़ते हैं कि टीसीएस के प्रोविजन लगेंगे। अब गवर्नमेंट कहती है कि हम इस मोटर व्हीकल की लिस्ट को और बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर हम और भी गुड्स को ऐड कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आया है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है रिसेंटली। कौन कौन से लिस्ट हैं इसके अंदर? जैसे शूज कवर हो गए हैं, इसके अंदर है ना पेंटिंग कवर हो गई है, 10-12 आइटम इसके अंदर बढ़ गए मोटर व्हीकल के साथ साथ। लेकिन वो नोटिफिकेशन अभी फिलहाल आपको एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है। किनको पढ़ना पड़ सकता है? जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 25 में है, सीएमए इंटर,
और जिन बच्चों का एग्जाम जनवरी 26 में है सीए इंटर, तो इससे रिलेटेड मेरी एक और लेक्चर आएगी। ठीक है, मान लो अभी आपका एग्जाम कौन सा वाला, सीएमए इंटर जून 25 वाला, मत घबराओ सर, कोई नोटिफिकेशन आए नहीं आपके लिए, ऐसे समझो। अमेंडमेंट है, मोटर व्हीकल के अलावा और भी नोटिफाइड गुड्स पे ये प्रोविजन लग सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन तुम्हारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर तुम सीए इंटर के मई एग्जामिनी हो या सितंबर 25 वाले एग्जामिनी, सीएमए इंटर के जून वाले एग्जामिनी। अब तुम बोलोगे सर मेरा एग्जाम तो आगे है, कब, जनवरी 26 में, और सीएमए वाले दिसंबर 25, तो मेरी एक और वीडियो आएगी अमेंडमेंट के नाम पर, इससे रिलेटेड आगे सितंबर अक्टूबर महीने में, वो देख लेना। अभी नहीं आएगी, सितंबर अक्टूबर महीने में आएगी। सर मोटा मोटी मैंने सारी अमेंडमेंट्स टीडीएस की आपके साथ डिस्कस कर ली, कुछ जगह पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बता दिए। बाकी डिटेल्ड डिस्कशन के लिए तो आप रेगुलर जो क्लास है उसी को रेफर करोगे, है ना। इसको लिख लो, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो वहां पर मैंने सीरीज 1 और सीरीज 2 की अमेंडमेंट के लिंक दे रखे हैं, आप उन लेक्चर को भी देख सकते हो। और आपको लगता है कि आप ये सब चीज पहले से जान रहे हो, पहले से अमेंडमेंट कवर कर रखे हो, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो। सूरज सर की क्लास यूट्यूब पे आई है, आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं इसीलिए क्लास देखनी जरूरी है, ये सब काम मत करो। आपका अगर अमेंडमेंट्स पहले से हो चुका है, ठीक है, तो वीडियो देख के टाइम बर्बाद मत करो। एक दूसरा, वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखो, 1.3 1.5, फिर भी लगे कि आपको हमारी क्लास देखने में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बिना कमेंट किए आगे से क्लास मत देखो, कमेंट खराब लगता है ना। इतनी छोटी सी बात सर आप 5 मिनट में पढ़ा सकते थे, जिसको आपने 40 मिनट में पढ़ाया, तो भैया प्लीज आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए हमारे चैनल पर देखना, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आपको, है ना। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर वो जो नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट है वो आगे एक लेक्चर और आएगा, जिन बच्चों का एग्जाम जनवरी 26 या दिसंबर 25 में है। प्लीज इन सब अमेंडमेंट्स के लिए आप हमारे चैनल पे 22nd एडिशन वाली बुक को रेफर कीजिए, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। फिलहाल टीडीएस टीसीएस कंप्लीट, आगे हम लोग देखते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते समय मैं बता दूंगा क्या क्या कवर कर रहे हैं उस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।